गर्मियों की एक रात थी और मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। चांद की हल्की रोशनी चारों ओर बिखरी हुई थी। उसी समय गांव के चार चोर एक बड़े खजाने की तलाश में घूम रहे थे। वे मुल्ला नसीरुद्दीन की झोपड़ी के पास पहुंचे और उन्हें देखकर धीरे धीरे फुसफुसाने लगे। पहला चोर बोला, यह बूढ़ा आदमी चालाक लगता है। इसके पास कुछ जरूर होगा। हमें इसे मूर्ख बनाना चाहिए। दूसरा चोर सहमत होकर बोला, चलो इसकी झोपड़ी की तलाशी लेते हैं। तीसरा चोर बोला, नहीं, पहले इसे बहलाना होगा। यह बिना सोचे समझे हमें अपनी झोपड़ी में आने नहीं देगा। चौथा चोर अपनी मूंछों पर ताव देते हुए बोला, हम इसे लालच देंगे, फिर देखना यह हमारी बात मान जाएगा। चोरों ने योजना बनाई और मुल्ला नसीरुद्दीन के पास पहुंचे। पहला चोर बोला, सलाम मुल्ला साहब, आप बहुत ज्ञानी और दयालु व्यक्ति लगते हैं। हम यात्री हैं और रात भर के लिए आश्रय चाहते हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन उनकी चाल समझ गए, लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आपका स्वागत है, लेकिन मेरी झोपड़ी बहुत छोटी है। आप चारों कैसे समाएंगे? दूसरा चोर बोला, हम जमीन पर सो जाएंगे, बस हमें एक रात की जगह चाहिए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने उन्हें अंदर बुलाया और पानी पिलाया। चोरों ने सोचा कि उनकी योजना सफल हो गई है। वे झोपड़ी में इधर उधर नजर दौड़ाने लगे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने उनकी हरकतों को नजरअंदाज करते हुए कहा, मैं रात का खाना बना रहा हूं, आप लोग आराम से बैठिए। चोरों ने सोचा कि अब मौका सही है। तीसरा चोर बोला, मुल्ला साहब, क्या आपके पास सोने चांदी का कुछ सामान है? हम सुनते हैं कि आप बहुत अमीर हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने हंसकर जवाब दिया, अमीर? मैं? अगर मैं अमीर होता तो क्या इस टूटी फूटी झोपड़ी में रहता? चौथे चोर ने चालाकी से कहा, आपकी सादगी हमें धोखा नहीं दे सकती। हमें पता है कि आप अपना खजाना छुपाकर रखते हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने गंभीरता से उनकी ओर देखा और कहा, अगर आप सच में मेरे खजाने को देखना चाहते हैं तो मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाऊंगा। चोर खुश हो गए और सोचा कि अब उनकी मेहनत रंग लाएगी। मुल्ला नसीरुद्दीन उन्हें पास के जंगल में ले गए। रास्ता सुनसान और अंधेरा था। चोर बेचैन होने लगे, लेकिन लालच में उनका डर दब गया। आखिरकार मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक बड़े पेड़ के पास रुककर कहा, यहाँ मेरा खजाना छुपा है, लेकिन इसे निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। पहला चोर उत्सुकता से बोला, हमें बताइए, हम क्या करें? मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले इस पेड़ के चारों ओर खुदाई करनी होगी। खजाना गहराई में छुपा हुआ है। चारों चोर तुरंत खुदाई में जुट गए। मुल्ला नसीरुद्दीन पेड़ के नीचे बैठकर उन्हें देख रहे थे। थोड़ी देर बाद चोरों को एक बड़ा गड्ढा मिल गया। चौथा चोर बोला, अब खजाना कहाँ है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने गंभीरता से कहा, खजाना तो गड्ढे में है, लेकिन पहले आपको इस गड्ढे में कूदना होगा। चोरों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर मुल्ला नसीरुद्दीन की बात मानते हुए गड्ढे में कूद गए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने तेजी से पास पड़ी एक बड़ी झाड़ी खींचकर गड्ढे को ढक दिया। अब चारों चोर गड्ढे में फंसे हुए थे और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मुल्ला नसीरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, तुम लोग खजाने की तलाश में आए थे, लेकिन खुद को ही फंसा लिया। यह तुम्हारे लालच और मूर्खता का परिणाम है। गांव के लोग सुबह जब वहां पहुंचे तो चोरों को गड्ढे में देखकर हंसी नहीं रोक पाए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने उन्हें गड्ढे से बाहर निकाला और सबक सिखाते हुए कहा, लालच और चालाकी से कुछ हासिल नहीं होता। मेहनत और ईमानदारी ही सच्चा खजाना है।
चारों चोर ने शर्मिंदा होकर मुल्ला नसीरुद्दीन से माफी मांगी और ईमानदारी की राह पर चलने का वादा किया। इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी चतुराई से न केवल चोरों को सबक सिखाया बल्कि गांव वालों को भी सिखाया कि सही रास्ता हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का होता है। कहानी 2। जिस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन को चाहने वालों की कमी नहीं थी, उसी तरह उससे जलने वालों की भी कमी नहीं थी। उससे ईर्ष्या रखने वाले हमेशा ऐसे अवसर की ताक में रहते थे जिसमें उन्हें उसकी खिल्ली उड़ाने का मौका मिल जाए। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन सुबह की सैर करने निकला था। हमेशा की तरह उसने लंबा चोगा और सलवार पहन रखा था। पाँव में नक्काशीदार जूती थी और सिर पर नोकदार लंबी टोपी। अपनी दाढ़ी सहलाता हुआ मुल्ला अपनी गली में लंबे डग भर रहा था कि उसका एक पड़ोसी जो कहीं से आ रहा था, रास्ते में ठोकर लगने के कारण गिर पड़ा। मुल्ला नसीरुद्दीन उस समय उसके पास ही था, इसलिए बिना समय गवाए उसने उसे उठाया और उसके कपड़ों की गर्द झाड़ने लगा तो देखा उस व्यक्ति के पाजामे से घुटने के पास खून रिस रहा है। मुल्ला को यह समझते देर नहीं लगी कि उस व्यक्ति का घुटना गिरने के कारण जख्मी हो गया है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने उस व्यक्ति से कहा, अपना पाजामा घुटने तक उठा लो, मैं गेंदा के पौधे के पत्ते तोड़ लाता हूँ, उसका रस लगा देने से तुम्हारा जख्म भर जाएगा, खून गिरना तो तुरंत बंद हो जाएगा। इतना कहकर मुल्ला नसीरुद्दीन बिना किसी की इजाजत लिए एक घर के आगे सजावट के लिए लगाए गए गेंदे के पौधों से कुछ पत्तियों तोड़ने लगा। यह अहाता जिसमें गेंदा के पौधे लगाए गए थे रहमत खान का था। रहमत खान मुल्ला नसीरुद्दीन से बैर रखता था। उसे इस बात की रंजिश थी कि एक ही मोहल्ले में रहते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन को दूर दूर तक लोग जानते और मानते हैं, जबकि मुल्ला नसीरुद्दीन की माली हैसियत उसके आगे कुछ भी नहीं है और उसे कोई नहीं जानता। मानने की तो बात ही जुदा है। जब रहमत खान ने मुल्ला नसीरुद्दीन को गेंदा के पत्ते तोड़ते देखा तो उसके तन बदन में आग लग गई। जलन से वह सुलग उठा और झल्लाई आवाज में बोला, मियां नसीर, यह क्या कर रहे हो? गेंदा के पौधे मैंने घर की शोभा के लिए लगाए हैं और तुम उसके पत्ते नोच रहे हो, वह भी बिना इजाजत। मुल्ला नसीरुद्दीन जानता था कि रहमत खान उससे खार खाए रहता है, किंतु अभी वह वाकई बिना इजाजत उसके लगाए गेंदे पौधों के पत्ते तोड़ रहा है। यह ख्याल आते ही कि रहमत का टोकना उचित है, उसने मासूमियत से कहा, माफ करना रहमू, इस आदमी के घुटने छिल गए हैं। उस रिश्ते खून को देखकर मुझे कुछ भी ख्याल नहीं रहा सिवा इसके कि इसके जख्म से खून बहना बंद हो जाए। मैंने यहाँ गेंदे के पौधे देखे तो याद आया कि इसके रस से खून का बहना बंद हो सकता है। बस मैं गेंदा के पत्ते बेख्याली में तोड़ने लगा। ऐसा कहते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन गेंदे के पत्तों को अपनी तलहथी पर मसलता भी रहा। रहमत खान मुल्ला नसीरुद्दीन को नीचा दिखाने पर आमादा था। उसने उससे कहा, हाँ ठीक है, पहले तुम इस आदमी का ठीक से इलाज कर लो। मैं भी एक हकीम की तलाश में था। अब तुम पास में हो तो क्या गम है, तुमसे ही अपना भी इलाज करवा लूंगा। दरअसल मुझे मालूम नहीं था कि तुम हकीमी भी करते हो। मुल्ला नसीरुद्दीन रहमत खान की बातों में छुपे व्यंग्य को समझ रहा था, मगर उसकी बातों पर ध्यान दिए बिना ही उसने उस चोटिल व्यक्ति के जख्म पर गेंदे के पत्तों का रस टपकाया। वाकई खून का बहना रुक गया। वह व्यक्ति मुल्ला नसीरुद्दीन को धन्यवाद कहता हुआ विदा हो गया। तब तक रहमत खान अपने दरवाजे पर खड़ा रहकर मुल्ला नसीरुद्दीन की हकीमी देख रहा था। जब मुल्ला नसीरुद्दीन अपने काम से मुक्त हुआ तब रहमत खान ने मुल्ला नसीरुद्दीन को व्यंग्य भरीष्टि से देखते हुए कहा, हाँ तो हकीम साहब, मुझे भी आपसे इलाज करवाना है। आप तो खुदाई खिदमतगार हैं, मेरा भी भला करें।
मुल्ला नसीरुद्दीन समझ रहा था कि रहमत खान उसका मजाक उड़ा रहा है, मगर अपनी शैली में जीने का आदी मस्तमलंग मुल्ला अपने पड़ोसी रहमत खान की व्यंग्यबुझी बातों से अप्रभावित रहा और मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ तो सही, तकलीफ क्या है? जितना तजुर्बा है उतनी मदद तो मैं किसी की भी कर लूंगा। रहमत खान ने मुल्ला नसीरुद्दीन के सामने खड़े होकर अपनी तोंद सहलाते हुए कहा, कल रात एक अजीब वाकया हुआ। वह भी तब जब मैं गहरी नींद सोया हुआ था। नींद में ही मुझे अकबकाहट महसूस हुई। मेरी आदत है कि मैं मुंह खोलकर सोता हूँ। अकबकाहट के मारे मुझे जम्हाई आई और जम्हाई के कारण मेरा मुंह पूरा खुल गया। मेरे घर में बहुत चूहे हैं। जिस वक्त मैं जम्हाई ले रहा था उसी वक्त एक चूहा तेजी से दौड़ता हुआ आया और मेरे मुंह में घुसकर गले की नली के रास्ते मेरे पेट में पहुंच गया और वहीं ऊधम मचाए हुए है। कोई ऐसा उपाय बताइए कि यह चूहा मरे और मेरे पेट में शांति हो। बस इतनी सी बात। यह तो कोई ऐसी समस्या नहीं है कि चिंतित हुआ जाए। मुस्कुराते और अपनी दाढ़ी सहलाते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, देखो रहमू, तुम बड़ा सा मुंह खोलकर जम्हाई लेना जानते ही हो। बस कहीं से एक छोटी सी बिल्ली पकड़ लाओ और मुंह बड़ा सा करके बिल्ली को गटक जाओ और 2-3 बार बाएं से दाएं, दाएं से बाएं करवटें लो और इसके कुछ देर बाद एक कटोरा ठंडा दूध पी लो। फिर देखो कमाल, बिल्ली चूहे को निगल जाएगी और तुम्हारे पेट में चल रहा चूहे का ऊधम बंद हो जाएगा। और हाँ, यह समस्या तो केवल सामान्य ज्ञान से हल हो जाने वाली समस्या थी, इसमें हकीमी की कोई जरूरत ही कहाँ थी। इतना कहकर मुल्ला नसीरुद्दीन फिर से लंबे डग भरने लगा। वह अपनी दाढ़ी भी सहलाता जा रहा था और मस्त चाल से चल भी रहा था। और रहमत खान कभी मुल्ला नसीरुद्दीन को तो कभी अपने अहाते में गेंदे के पौधों को देख रहा था अटका सा। कहानी 3। एक बार की बात है जब नसीरुद्दीन गांव के बाहर एक यात्रा पर जा रहे थे। रास्ते में एक बड़े महल के पास पहुंचते हुए उन्होंने देखा कि वहां कुछ लोग इकट्ठा हैं। वह एक सम्राट की सभा थी जो हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने के लिए मशहूर था। सम्राट ने नसीरुद्दीन को देखा और उन्हें सभा में बुलाया। नसीरुद्दीन, सम्राट ने कहा, मैं तुम्हारी चतुराई का प्रशंसक हूं। मुझे तुमसे 3 कठिन सवाल पूछने हैं। यदि तुम इन सवालों का सही उत्तर दे पाओ तो तुम्हें मेरे दरबार में एक उच्च पद दिया जाएगा। नसीरुद्दीन मुस्कुराए और कहा, सम्राट, मैं तैयार हूं। सम्राट ने पहला सवाल पूछा। सवाल 1, सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण क्या है जिसे कोई भी आदमी कभी नहीं देख सकता? नसीरुद्दीन कुछ देर सोचते हैं, फिर हंसते हुए कहते हैं, सम्राट, इसका उत्तर सरल है। सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण वह है जो हम देख नहीं सकते, वह है समय। समय का कोई आकार नहीं होता, हम उसे देख नहीं सकते, परंतु वही हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। सम्राट थोड़ी देर चुप रहते हैं, फिर मुस्कुराते हुए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल 2, क्या कोई ऐसा स्थान है जहां कोई भी व्यक्ति पहुंचने में असमर्थ हो? नसीरुद्दीन ने जवाब दिया, सम्राट, इसका उत्तर भी बहुत साधारण है। वह स्थान है कल। हम कभी भी कल नहीं पहुंच सकते। कल एक ऐसी बात है जिसे हम बस सोच सकते हैं पर कभी नहीं पा सकते। सम्राट ने सर हिलाया और तीसरा सवाल पूछा। सवाल 3, हमेशा के लिए कौन सा ऐसा बंधन है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता? नसीरुद्दीन ने गहरी सांस ली और फिर कहा, सम्राट, यह बंधन मनुष्य का स्वभाव है। हम स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं और यह स्वभाव हमें जीवन भर नहीं छोड़ता। चाहे हम कितनी भी कोशिश करें, मनुष्य का स्वभाव उसे हमेशा बांधकर रखता है। सम्राट हैरान रह गए। उन्होंने नसीरुद्दीन की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उन्हें दरबार में एक उच्च पद दिया।
कहानी की गहरी बात। इन 3 सवालों के जवाब नसीरुद्दीन ने अपनी सरलता और गहरी सोच से दिए। उनके उत्तर यह दिखाते हैं कि हम जीवन के हर पहलू को कभी न कभी समझ सकते हैं, लेकिन कुछ बातें हमेशा हमारे समझ से बाहर रहती हैं। समय, कल और स्वभाव, ये सब ऐसे विषय हैं जो हमारी सोच और समझ से बाहर हैं, फिर भी हम इन्हीं के आधार पर अपना जीवन जीते हैं। नसीरुद्दीन की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी जो सबसे सरल लगता है वही सबसे गहरा होता है। कहानी 4। मुल्ला नसीरुद्दीन का हर काम लाजवाब होता था। उसने एक बार अपने घर के कामकाज के लिए एक नौकर रखा। नौकर रखने के बाद मुल्ला नसीरुद्दीन ने सोचा यह नौकर अभी से अपने काम के प्रति सतर्क रहे, यह जरूरी है। जरूरी यह भी है कि यह मुस्तैदी से काम करे और अपने काम के प्रति कभी लापरवाह नहीं हो। वह सोचने लगा ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे यह नौकर आज से, अभी इसी वक्त से ऐसा हो जाए कि इससे कभी कोई गलती न हो। सोचते सोचते मुल्ला को कुछ ख्याल आया और उसने फौरन नौकर को बुलाया। नौकर सकुचाता हुआ उसके पास आया तो उसने कहा, देखो, सामने मिट्टी का घड़ा रखा है। उस घड़े में पानी भरकर ले आओ। आदेश मिलते ही नौकर घड़ा लेने के लिए मुड़ा। तभी मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, अबे ठहर, पहले मेरी बात अच्छी तरह सुन ले। मुझे काम में कोई भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं होती। मुल्ला यह बात बहुत तैश में बोल रहा था। उसके बोलने का ढंग ऐसा था मानो नौकर ने कोई गलती कर दी हो। गुस्से से तिलमिलाते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन ने नौकर से कहा, खबरदार, यदि घड़ा फूटा तो तेरा सिर फोड़ दूंगा, समझा, गधा कहीं का। इतना कहते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन ने नौकर के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। अभी नौकर ने घड़ा हुआ भी नहीं था और उसके फूटने के एवज में उसके गाल पर तमाचा पड़ चुका था। उसकी समझ में कुछ नहीं आया कि किस कसूर की सजा उसे मालिक ने दी है। उसने सोचा, इस सिरफिरे आदमी के पास काम करना तो मुश्किल है, मगर वह जरूरतमंद था इसलिए काम छोड़ने की बात सोच भी नहीं सकता था। उसने सहमते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा, मगर मालिक, मैंने तो अभी घड़ा हुआ भी नहीं है, आखिर आपने मुझे क्यों मारा? अबे मूर्ख, मुल्ला नसीरुद्दीन ने नौकर से कहा, मैं भी जानता हूं कि घड़ा सही सलामत है। मैं तो तुम्हें यह बता रहा था कि तुम्हारी लापरवाही के कारण कोई चूक हो जाए तब तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया जाएगा। तू ही बता, जब घड़ा टूट ही जाता तब तुम्हें सजा देकर मुझे क्या हासिल होता? तुम्हें सजा देने से तो यह घड़ा फिर से काम का नहीं हो जाता न, इसलिए पहले ही थप्पड़ का स्वाद चखाकर तुम्हें सावधान कर दिया है कि यदि तुमसे कोई चूक हुई तो तुम्हें किस अंजाम से गुजरना होगा। और सुन ले नामुराद, अब मुझे मालूम हो चुका है कि भले ही तुमसे कैसी भी गलती हो जाए, मगर तुमसे कभी भी और कहीं भी मिट्टी का घड़ा नहीं टूटेगा। जाओ, जाकर पानी लाओ। बेचारा नौकर मुल्ला नसीरुद्दीन की ओर देखे बगैर सीधे घड़े के पास पहुंचा और घड़े को इस सतर्कता से उठाया मानो वह संसार की सबसे बेशकीमती चीज उठा रहा हो। कहानी 5। एक समय की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव के बाजार में बैठा हुआ था। उसकी आंखों में चंचलता और चेहरे पर एक मुस्कान थी, जैसे वह किसी बड़ी योजना पर काम कर रहा हो। गांव के लोग उसे देखकर मुस्कराए, क्योंकि वे जानते थे कि नसीरुद्दीन हमेशा कुछ न कुछ शरारत करने का कोई न कोई तरीका ढूंढ ही लेता था। तभी एक व्यापारी उसके पास आया, जो बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। व्यापारी ने नसीरुद्दीन से कहा, मुल्ला, मेरी 3 समस्याएं हैं। मुझे लगता है कि ये समस्याएं मुझे कभी नहीं सुलझ पाएंगी। नसीरुद्दीन ने व्यापारी को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम मुझे बताना चाहोगे कि ये 3 समस्याएं क्या हैं? व्यापारी ने कहा,
पहली समस्या यह है कि मेरे पास बहुत सारा माल पड़ा है, लेकिन कोई भी ग्राहक नहीं आता। दूसरी समस्या यह है कि मेरे घर में काम करने वाले सभी लोग एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। और तीसरी समस्या यह है कि मेरा व्यापार लगातार घाटे में जा रहा है और मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इसे कैसे ठीक किया जाए। नसीरुद्दीन ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो मुझे इन समस्याओं का समाधान चाहिए होगा। लेकिन पहले मुझे एक सवाल का जवाब दो। क्या तुमने कभी किसी की मदद करने का तरीका पूछा है? व्यापारी ने नसीरुद्दीन को संकोच करते हुए कहा, नहीं, मैंने कभी नहीं पूछा। मैं खुद ही सब कुछ समझने की कोशिश करता हूं। नसीरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, अगर तुम खुद ही सब समझने की कोशिश कर रहे हो तो क्या तुम अपने मालिक होने का दावा करते हो या तुम्हारे कर्मचारियों को? व्यापारी ने चुप रहकर सिर झुकाया, मानो वह समझ चुका हो कि वह नसीरुद्दीन से क्या सीख सकता है। उसने पूछा, आप क्या कह रहे हैं, मुला? नसीरुद्दीन ने कहा, पहली समस्या का हल यह है कि तुम ग्राहक लाने के लिए अपने व्यापार की मार्केटिंग करो। तुम खुद ही अपने माल का प्रचार करोगे तो कोई तुम्हारे पास क्यों आएगा? व्यापारी ने सिर झुकाया और कहा, मैंने कभी इसके बारे में नहीं सोचा। नसीरुद्दीन ने कहा, दूसरी समस्या का समाधान यह है कि तुम्हारे कर्मचारियों को एक दूसरे के साथ समझदारी से काम करने का तरीका सिखाना होगा। किसी को भी सम्मान के बिना काम नहीं मिलता। और तीसरी समस्या का हल यह है कि तुम्हें अपने घाटे को समझकर कुछ नए विचारों के साथ काम करना होगा। व्यापारी ने नसीरुद्दीन के चेहरे की ओर देखा और एक पल के लिए चुप रहा। फिर उसने कहा, मुला, क्या आप वास्तव में मेरा सहारा बनना चाहते हैं? नसीरुद्दीन हंसते हुए बोला, व्यापारी भाई, मैं तुम्हारी समस्याओं का समाधान देने वाला व्यक्ति हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे तुम्हारी समस्याओं का हल देकर अपनी शरारतें करनी होंगी। व्यापारी ने सिर हिलाया, मानो वह तैयार हो। उसने कहा, ठीक है, मुला। आप जैसा कहें वैसा ही होगा। कुछ दिन बाद मुला नसीरुद्दीन ने व्यापारी की मदद से उसके व्यवसाय में नई जान फूंक दी। माल की बिक्री बढ़ गई, कर्मचारियों के बीच शांति बनी और व्यापार में मुनाफा हुआ। मगर मुला नसीरुद्दीन ने अपनी शरारतों का सिलसिला कभी नहीं छोड़ा। वह हर रोज कुछ न कुछ नया करता और सबको हंसी में डाल देता। और इस प्रकार नसीरुद्दीन की बुद्धिमत्ता और चतुराई ने एक व्यापारी की समस्याओं को सुलझाया, लेकिन उसकी शरारतों ने सबको खुश रखा। यह कहानी नसीरुद्दीन की चतुराई और हास्यपूर्ण दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है। मुला नसीरुद्दीन की कहानियां आमतौर पर जीवन के सामान्य पहलुओं पर प्रकाश डालती हैं, लेकिन उनका तरीका हमेशा अनोखा और मनोरंजक होता है। कहानी 6। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में नसीरुद्दीन होजा नामक एक व्यक्ति रहते थे। नसीरुद्दीन का नाम उस समय के सबसे बड़े ज्ञानी और समझदार व्यक्तियों में लिया जाता था। वह हमेशा सरल तरीके से अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करते, लेकिन वह कभी-कभी लोगों को अपने सवालों से उलझा भी देते। उनका उद्देश्य कभी भी दूसरों को नीचा दिखाना नहीं था, बल्कि उन्हें सोचने पर मजबूर करना था। एक दिन एक राजा ने नसीरुद्दीन होजा को अपने दरबार में बुलाया। राजा ने सुना था कि नसीरुद्दीन बहुत बुद्धिमान हैं और वह उन्हें 3 कठिन सवालों का उत्तर देने के लिए चुनौती देना चाहते थे। राजा ने कहा, नसीरुद्दीन, मुझे 3 ऐसे सवाल पूछने हैं जिनका उत्तर कोई भी सामान्य व्यक्ति नहीं दे सकता। अगर तुम इन सवालों के सही उत्तर दे सको तो मैं तुम्हें अपनी पूरी संपत्ति दे दूंगा, लेकिन अगर तुम जवाब नहीं दे सके तो तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। तुम तैयार हो? नसीरुद्दीन होजा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजा, मैं हमेशा तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है। सवाल जितने कठिन होंगे, उत्तर उतना ही आसान होगा। अब तुम मुझसे जो भी पूछोगे
मुझे लगता है कि मैं उत्तर जरूर दे पाऊंगा। राजा थोड़ी हैरान हो गया, लेकिन उसने फिर भी सवाल पूछने की शुरुआत की। पहला सवाल। राजा ने गंभीर स्वर में पहला सवाल पूछा, नसीरुद्दीन, तुम्हारे अनुसार सबसे बड़ा सत्य क्या है, जिसे कोई भी व्यक्ति कभी नहीं बदल सकता? नसीरुद्दीन होजा मुस्कुराए और जवाब दिया, राजा, इसका उत्तर बहुत सरल है। सबसे बड़ा सत्य यह है कि सब कुछ बदलता है। कोई भी स्थिति स्थिर नहीं रहती, और यह संसार हमेशा परिवर्तनशील होता है। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, परिवर्तन को नहीं रोक सकते। यही सबसे बड़ा सत्य है। राजा थोड़ी देर तक नसीरुद्दीन की बातों पर विचार करता रहा और फिर माना कि उसका उत्तर सही था। वह मुस्कराया और दूसरे सवाल की ओर बढ़ा। दूसरा सवाल। राजा ने अगला सवाल पूछा, नसीरुद्दीन, जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या है जो हर व्यक्ति को भुगतना पड़ता है? नसीरुद्दीन ने एक बार फिर से अपने घेरलू तरीके से जवाब दिया, राजा, इसका उत्तर भी बहुत आसान है। जीवन का सबसे बड़ा दुख यह है कि हम जो चाहते हैं वह हमें कभी नहीं मिलता, और जो मिलता है वह हम कभी नहीं चाहते। यही जीवन का सबसे बड़ा दुख है। हम हमेशा किसी और चीज की तलाश में रहते हैं, और जो हमें मिला होता है हम उसे कभी सही तरीके से स्वीकार नहीं करते। राजा के चेहरे पर थोड़ी चिंता और फिर समझ का भाव आया। वह मान गया कि नसीरुद्दीन का उत्तर सही था। अब तीसरा सवाल बाकी था, और वह थोड़ा और कठिन था। तीसरा सवाल। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, नसीरुद्दीन, तुमने पहले दोनों सवालों के उत्तर सही दिए हैं, लेकिन अब तीसरा सवाल बहुत कठिन है। तुमसे पूछता हूँ, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य क्या है जिसे कोई भी व्यक्ति कभी नहीं समझ सकता? नसीरुद्दीन ने इस सवाल का जवाब बिना कोई समय गंवाए दिया, राजा, इसका उत्तर भी बहुत सरल है। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि हम खुद को पूरी तरह से नहीं समझ पाते। हम हमेशा अपनी पहचान की तलाश करते हैं, लेकिन हम कभी नहीं समझ पाते कि हम कौन हैं और क्यों हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। हर व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी इस सवाल का जवाब ढूंढने में बिता देता है, लेकिन कभी भी उसे सही तरीके से नहीं समझ पाता। राजा अब पूरी तरह से चकित था। उसने नसीरुद्दीन के उत्तरों को सही पाया, और उसकी समझदारी और सरलता ने उसे प्रभावित किया। वह नसीरुद्दीन से बोला, तुमने सही उत्तर दिए हैं, और तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर मुझे गर्व है। मैं वादा करता हूं कि तुम्हें मेरी पूरी संपत्ति मिलेगी, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि तुमने मुझे जीवन के कुछ सबसे बड़े रहस्यों को समझा दिया। नसीरुद्दीन ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, राजा, तुम्हारी संपत्ति मेरी जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारी खुशी और समझदारी मेरे लिए बहुत कीमती है। ये 3 सवाल और उनके जवाब केवल एक साधारण मार्गदर्शन हैं। अगर तुम इन्हें ध्यान से समझो तो तुम्हें जीवन के सबसे बड़े रहस्यों का ज्ञान मिलेगा। राजा ने नसीरुद्दीन को सम्मान देते हुए कहा, तुम सही कहते हो। इन उत्तरों ने मुझे जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा दी है। मैं तुम्हारी कृतज्ञता स्वीकार करता हूँ। और इस तरह नसीरुद्दीन होजा ने न केवल 3 कठिन सवालों का सही जवाब दिया, बल्कि राजा को जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाए। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि कभी-कभी सबसे कठिन सवालों के जवाब सबसे सरल होते हैं, और जीवन को समझने के लिए हमें अपने दिल और दिमाग को खुला रखना चाहिए। यह कहानी नसीरुद्दीन होजा के जीवन की महत्वपूर्ण समझ और हास्यपूर्ण तरीके से जीवन के कठिन सवालों का समाधान देने की क्षमता को दर्शाती है। कहानी 7। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव के बाजार में टहल रहे थे। उनकी बुद्धिमानी और व्यंग्यात्मक बातों की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी।
उसी समय 3 अलग अलग गांवों से आए 3 व्यक्तियों ने मुल्ला से मुलाकात की। ये तीनों व्यक्ति अपनी मूर्खता के लिए जाने जाते थे, लेकिन उन्हें अपनी मूर्खता का आभास नहीं था। वे सोचते थे कि वे बहुत समझदार हैं। पहला व्यक्ति, जिसका नाम रमेश था, मुल्ला से बोला, मुल्ला जी, मैं एक ऐसी समस्या का समाधान चाहता हूं जो मुझे कई दिनों से परेशान कर रही है। मेरे पास एक गधा है, लेकिन वह पानी पीने के लिए नदी तक नहीं जाता। मैं क्या करूं? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा गधा बहुत बुद्धिमान है। उसे लगता है कि पानी खुद उसके पास आना चाहिए। अब तुम ही सोचो, क्या गधे को नदी तक ले जाना चाहिए या नदी को गधे तक लाना चाहिए? रमेश ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, आपकी बात सही है मुल्ला जी। मैं अपने गधे को समझाऊंगा। मुल्ला हंसे और बोले, समझाओ, लेकिन यह ध्यान रखना कि वह गधा है। दूसरा व्यक्ति, सुरेश, आगे आया। उसने कहा, मुल्ला जी, मैं अपने घर की छत पर खेती करना चाहता हूं, लेकिन बीज उग नहीं रहे। क्या आप मुझे इसका कोई उपाय बता सकते हैं? मुल्ला ने उसे ध्यान से देखा और बोले, छत पर खेती करना अद्भुत विचार है, लेकिन क्या तुमने यह सोचा कि जमीन के बिना बीज कैसे उगेंगे? सुरेश ने कहा, मुझे तो लगा था कि बीज को बस पानी और धूप चाहिए होती है। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी सोच सराहनीय है, लेकिन अगले जन्म में यह प्रयास करना। शायद तब तक छत पर भी जमीन उग आए। सुरेश को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और वह शर्मिंदा होकर चुप हो गया। तीसरा व्यक्ति, महेश, बोला, मुल्ला जी, मैं चाहता हूं कि मेरी भैंस संगीत सीखे। मैंने उसे बांसुरी सिखाने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ नहीं समझ पाती। क्या आप मुझे कोई सलाह दे सकते हैं? मुल्ला ने गहरी सांस ली और बोले, भैंस को संगीत सिखाना आसान है, लेकिन पहले यह सुनिश्चित करो कि तुम्हें खुद बांसुरी बजाना आता है। क्या तुम मुझे बांसुरी बजाकर दिखा सकते हो? महेश ने बांसुरी निकाली और जब उसने बजाना शुरू किया तो एक भयानक आवाज निकली। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, महेश, पहले तुम खुद संगीत सीख लो, फिर भैंस को सिखाना। तीनों व्यक्तियों ने मुल्ला की बातों को समझा और अपनी मूर्खता पर हंसने लगे। मुल्ला ने उनकी ओर देखा और कहा, जीवन में सीखने का कोई अंत नहीं है। सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि हम यह मान लें कि हमें सब कुछ पता है। इस घटना के बाद तीनों व्यक्तियों ने अपनी गलतियों से सीख ली और अपने अपने गांव लौट गए। मुल्ला की बातों ने उन्हें यह सिखाया कि बुद्धिमानी का मतलब सिर्फ समस्या का हल ढूंढना नहीं, बल्कि उसे सही दृष्टिकोण से देखना भी है। मुल्ला नसीरुद्दीन की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी हल्के फुल्के व्यंग्य और हंसी मजाक के साथ भी जीवन के गंभीर पाठ सीखे जा सकते हैं। कहानी 8। मुल्ला नसीरुद्दीन की अपने गांव में बड़ी ख्याति थी। उसे लोग विद्वान मानते थे। मुल्ला कितना पढ़ा लिखा था, यह कोई नहीं जानता था, मगर उसकी हाजिर जवाबी के कायल थे उसके गांव के लोग। बचपन में मदरसे से गायब रहने के लाख बहाने होते थे उसके पास। मदरसे के मौलवी के प्रश्नों का जिस कुशलता से उत्तर देकर वह कक्षा से गायब रहने का दंड भुगतने से बच जाता था, उसकी दूसरी मिसाल खोजने से भी नहीं मिलेगी। बस अपनी कुशाग्र बुद्धि और हाजिर जवाबी के कारण वह बचपन में ही होनहार मान लिया गया था और उसी के बूते जवानी में विद्वान कहा जाने लगा। मुल्ला नसीरुद्दीन पढ़ता लिखता न भी हो, मगर पढ़ने लिखने वाला दिखता अवश्य था। उसकी नुकीली दाढ़ी और नोकदार टोपी उसके बुद्धिजीवी होने की गवाही देते थे। बचपन से ही वह बुद्धिबल के सहारे जीता रहा। गांव में उसकी साख ऐसी हो गई कि अगर किसी को बुद्धि की बातें समझने की जरूरत होती या किसी उलझन से निकलने के लिए तरकीब की जरूरत होती तो वह मुल्ला नसीरुद्दीन के पास आ जाता और वह भी बड़े सूफियाना अंदाज में समस्याओं का निदान सुझा देता।
भोले भाले ग्रामीणों को इस बात से मतलब नहीं था कि कितना पढ़ा है। उन्हें जरूरत तो केवल इस बात की थी कि वक्त जरूरत उनकी समस्याओं का निदान बताता रहे। गांव में मुल्ला नसीरुद्दीन की बुद्धि और ज्ञान की प्रसिद्धि ऐसी थी कि अगर किसी से पूछा जाता कि इस गांव में सबसे विद्वान कौन, तो जवाब मिलता मुल्ला नसीरुद्दीन। और यदि यह पूछा जाता सबसे बुद्धिमान कौन, तब भी जवाब होता मुल्ला नसीरुद्दीन। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने दरवाजे पर बैठा कुछ पुश्तैनी दस्तावेज देख रहा था। तभी उसके पास गांव का एक बुजुर्ग आदमी आया। उस बुजुर्ग को आया देख मुल्ला नसीरुद्दीन ने उससे पूछा, क्यों सुभान दादा, कैसे आए? घर में तो सब ठीक ठाक है न? मेरी दादी जी कैसी हैं? हाँ बेटा, मैं ठीक हैं। घर में अमन चैन है। तुम्हारी दादी जी भी ठीक हैं। मगर अब बूढ़ी हड्डियों का क्या कहना? अभी ठीक हैं। तो ठीक हैं, 2 पल के बाद क्या होगा कौन जाने, बुजुर्ग ने कहा। कहिए सुभान दादा, आपकी क्या खिदमत करूं? मुल्ला नसीरुद्दीन ने शालीनतापूर्वक सुभान दादा से पूछा। खिदमत क्या करोगे बेटा, बस एक खत मेरे कलीमुल्लाह के नाम लिख दो। वह आबुधाबी गया हुआ है कमाने। यहाँ घर की जरूरतें पूरी कर पाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। किसी तरह उसने आबुधाबी जाने का रास्ता तैयार किया और वहां काम करने चला गया। मजदूरी यहाँ भी करता था और वहां भी करता है। अंतर बस यह है कि अब उसे तनख्वाह अच्छी मिल जाती है। 1.5 साल हुए उसे वहां गए। तब से हर महीने उसका भेजा पैसा हमें मिल जाता है, मगर कुशलक्षेम नहीं मिलता। कभी वह हमें अपने बारे में 2 हर्फ नहीं लिखता। मन बेचैन हो जाता है। तू एक बढ़िया सा खत लिख दे। ऐसा खत जिसमें यहाँ का हाल समाचार तो लिख ही दे कि सब राजी खुशी है, और बाद में यह जरूर लिख देना कि उसके लिए हमारा दिल हमेशा बेचैन रहता है। एक बार आकर अपने अब्बू अम्मी से मिल जाओ। हम लोग तो पेड़ में लगे पके फल की तरह न जाने कब टपक जाएं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने बुजुर्ग की बातें बहुत मुतमईन होकर सुनी। जब बुजुर्ग का बोलना रुका तब वह बहुत शांत स्वर में बोला, दादा, तुम्हारे लिए चिट्ठी तो मैं लिख दूंगा, मगर फायदा क्या? मुझे आबूधाबी तो अभी जाना ही नहीं है। हाँ बेटा, मैं जानता हूं कि तुम्हें आबूधाबी नहीं जाना है। मैं तो चाहता हूं कि तुम चिट्ठी लिख दो। ऐसी चिट्ठी जिसमें बड़े माँ बाप की अपने बेटे से मिलने की आरजू हो, जिसे पढ़ते ही मेरा बेटा हमसे मिलने के लिए तड़प उठे। रही बात खत भेजने की, तो मेरे पड़ोसी जुम्नू का बेटा भी आबूधाबी जा रहा है। वहां एक कारखाने में उसे कपड़ा काटने का काम मिल गया है। मैं उसी के हाथ से खत भिजवा दूंगा, बुजुर्ग ने कहा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने बुजुर्ग की बातें सुनने के बाद फिर कहा, लेकिन सुभान दा, खत पढ़ने के लिए तो मुझे वहां जाना ही पड़ेगा। यदि खत मैंने लिखा तो दूसरा पढ़ेगा कौन? अरे बेटा, मेरा कलीमुल्लाह खुद पढ़ा लिखा और बेहद समझदार नौजवान है। तुम बस खत लिख दो, मैं जुम्नू के बेटे के हाथ से वह खत भेज दूंगा। वह खुद पढ़ लेगा तुम्हारा लिखा खत। सुभान दादा ने मुल्ला नसीरुद्दीन की चिरौरी सी करते हुए कहा। अरे सुभान दा, मैं जानता हूं तुम्हारा बेटा पढ़ा लिखा और होनहार है। मुझे उसके पढ़े लिखे होने पर जरा भी संदेह नहीं है। मजबूरी यह है कि मेरा लिखा कुछ ऐसा होता है कि दूसरे उसे पढ़ ही नहीं सकते। अपना लिखा केवल खुद मैं पढ़ सकता हूं। इसीलिए तुम्हें बता रहा हूं कि यदि मैंने खत लिखा तो उसे पढ़ने के लिए मुझे ही आबूधाबी जाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और फिलहाल मुझे आबूधाबी जाने की कोई जरूरत नहीं है।
मुल्ला नसीरुद्दीन ने सुभान दादा से कहा और फिर गंभीरता से अपने पुश्तैनी दस्तावेज देखने लगा। वह बुजुर्ग कुछ देर तक मुल्ला नसीरुद्दीन के पास खड़ा रहा, फिर बुदबुदाता हुआ वहां से चल दिया कि ऐसी लिखावट का फायदा ही क्या जिसे दूसरा पढ़ ही नहीं सके। कहानी 9। नसीरुद्दीन एक छोटे से गांव के विद्वान और मजेदार इंसान थे। वह जहां भी जाते अपनी चतुराई और हास्य से सबका दिल जीत लेते। एक दिन गांव के राजा ने नसीरुद्दीन को दरबार में बुलाया। राजा ने सोचा कि वह नसीरुद्दीन से एक परीक्षा लेगा और देखेगा कि उसकी बुद्धिमत्ता कितनी है। राजा ने नसीरुद्दीन से कहा, तुम्हारे पास 3 सवाल होंगे। अगर तुम इन्हें सही से जवाब दे सको तो मैं तुम्हें ढेर सारा धन और सम्मान दूंगा। यदि तुम एक भी सवाल गलत जवाब दोगे तो तुम्हें कारागार में डाल दिया जाएगा। नसीरुद्दीन ने बिना किसी डर के राजा की आंखों में आंख डालकर कहा, ठीक है महाराज, मैं तैयार हूं। राजा ने पहला सवाल पूछा। पहला सवाल यह है कि अगर तुम एक बूंद पानी में डालो तो क्या होगा। नसीरुद्दीन हंसी के साथ उत्तर देने लगे, महाराज, अगर हम एक बूंद पानी में डालेंगे तो वह पानी में घुलकर उसे गहरा कर देगा। यह सवाल तो बेहद आसान है। राजा चौंकते हुए दूसरा सवाल पूछते हैं, ठीक है, अब बताओ, अगर कोई बहुत बड़ा पत्थर समुद्र में डाल दिया जाए तो क्या होगा। नसीरुद्दीन मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, महाराज, अगर कोई पत्थर समुद्र में डाल दिया जाए तो वह डूबकर समुद्र के तल में समा जाएगा। यह भी कोई मुश्किल सवाल नहीं है। राजा अब थोड़ी देर सोचते हुए तीसरा और सबसे कठिन सवाल पूछते हैं, तुम्हें एक ऐसा चुटकुला सुनाना होगा जो राजा के दरबार में सभी को हंसी से लोटपोट कर दे, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस चुटकुले को समझ ना पाए। नसीरुद्दीन को थोड़ी देर चुप रहने के बाद एक हंसी से भरी कहानी सुनाने का ख्याल आता है। वह कहते हैं, महाराज, मैं एक चुटकुला सुनाता हूँ। एक बार एक आदमी ने किसी से पूछा, तुम्हारी घड़ी कहाँ है। उस आदमी ने जवाब दिया, वो तो मेरी जेब में है। फिर पूछा गया, तुम्हारे पास समय कहाँ है। आदमी ने जवाब दिया, समय तो हमेशा घड़ी के साथ रहता है। अब इसका क्या मतलब हुआ। राजा और दरबारी कुछ देर तक सोचते रहे, लेकिन किसी को भी समझ में नहीं आया। अंततः वे सब हंसी से लोटपोट हो गए, लेकिन किसी को यह सवाल समझ में नहीं आया। नसीरुद्दीन की यह चतुराई राजा और दरबारियों को हैरान कर गई, क्योंकि इस सवाल में कोई गहरी सच्चाई छिपी हुई थी, लेकिन वे उसे समझ नहीं पा रहे थे। राजा ने फिर कहा, तुमने सही जवाब दिए नसीरुद्दीन। अब तुम्हें मेरी तरफ से एक बड़ा पुरस्कार मिलता है। तुम जो चाहो वह ले सकते हो। नसीरुद्दीन हंसी में कहते हैं, महाराज, आपके दरबार में जो सब लोग बैठे हैं, क्या वह सचमुच समझ पाए हैं कि ये सवाल क्या थे, या फिर ये सब हमारी बुद्धिमत्ता का मजाक था। राजा कुछ पल सोचते हैं, फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुमने सही कहा नसीरुद्दीन। तुमने न केवल मुझे बल्कि दरबार के सभी लोगों को भी एक महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया है। नसीरुद्दीन अपनी चतुराई से राजा और दरबारियों को न केवल हंसी का अनुभव करवा चुके थे, बल्कि उन्होंने यह भी साबित कर दिया कि बुद्धिमत्ता का असली रूप सिर्फ ज्ञान और तार्किकता में नहीं, बल्कि जीवन की सच्चाई को हास्य और सरलता से समझने में भी है। राजा ने नसीरुद्दीन को ढेर सारा धन और सम्मान दिया, लेकिन नसीरुद्दीन ने विनम्रता से उसे ठुकरा दिया और कहा, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है महाराज। मेरा सबसे बड़ा धन तो यही है कि मैं हर दिन कुछ नया सीखता हूँ और हर पल जीवन को हंसी में जीता हूँ। यही मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। नसीरुद्दीन की यह कहानी गांव और दरबार में फैल गई और वह हमेशा के लिए एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद किए गए जिन्होंने ज्ञान और हास्य को एक साथ मिलाकर जीवन को समझा।
यह कहानी नसीरुद्दीन के जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को दर्शाती है। वह न केवल एक बुद्धिमान व्यक्ति थे, बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता हमेशा हंसी और खुशी के साथ जुड़ी होती थी। इस प्रकार नसीरुद्दीन की कहानियां जीवन के सरल और गहरे पहलुओं को समझने का माध्यम बनी। कहानी 10। नसीरुद्दीन हुसैन एक छोटे से गांव में रहते थे, जहां उनके ज्ञान और हास्य के कारण लोग उन्हें बहुत मानते थे। गांव में हर व्यक्ति उनसे सलाह लेने आता था, चाहे वह किसी समस्या का हल ढूंढने के लिए हो या सिर्फ किसी कठिन सवाल का उत्तर जानने के लिए। नसीरुद्दीन का दिल बड़ा था और वे हमेशा हर किसी की मदद करते थे। लेकिन एक दिन एक अजीब घटना घटी। एक सुबह गांव के प्रमुख ने मुल्ला नसीरुद्दीन को अपने पास बुलाया। वह बहुत गंभीर था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चिंता थी। नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है प्रमुख साहब, आप इतने परेशान क्यों हैं? प्रमुख ने कहा, मुल्ला, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछने के लिए आया हूं। यह सवाल इतने कठिन हैं कि मुझे लगता है कि केवल तुम ही इनका सही उत्तर दे सकते हो। नसीरुद्दीन हुसैन ने उत्सुकता से कहा, आखिर वे कौन से सवाल हैं? प्रमुख ने जवाब दिया, इन सवालों का जवाब ढूंढना बहुत मुश्किल है। अगर तुम सही जवाब दे सको तो मैं तुम्हारी श्रद्धा और ज्ञान का कायल हो जाऊंगा। लेकिन अगर तुम गलत जवाब देते हो तो तुम्हें गांव छोड़ना पड़ेगा। नसीरुद्दीन हुसैन ने हंसते हुए कहा, मैं तो हमेशा सच बोलता हूं प्रमुख साहब। मुझे इन सवालों से डरने की कोई बात नहीं है। प्रमुख ने एक लंबी सांस ली और कहा, ठीक है, तुम्हें पहले सवाल का सामना करना होगा। यह सवाल है, क्या चीज एक ही समय में सबसे भारी और सबसे हल्की हो सकती है? नसीरुद्दीन हुसैन ने सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, यह बहुत सरल सवाल है। यह सवाल मुझे बहुत पहले समझ में आ गया था। सबसे भारी और सबसे हल्की चीज है मनुष्य का दिल। जब वह पापों से भरा होता है तो वह बहुत भारी लगता है, लेकिन जब वह सच्चे प्रेम और अच्छाई से भरा होता है तो वह हल्का हो जाता है। प्रमुख को नसीरुद्दीन का जवाब सुनकर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वह थोड़ा चौंका और फिर कहा, ठीक है, तुम्हारा उत्तर सही था। अब दूसरा सवाल सुनो। क्या चीज किसी को देखा जा सकता है लेकिन कभी पकड़ नहीं सकते? नसीरुद्दीन ने तुरंत उत्तर दिया, यह भी एक सरल सवाल है। यह सवाल है समय। हम समय को देख सकते हैं लेकिन उसे पकड़ नहीं सकते। समय हमेशा भागता रहता है और हम उसे अपने हाथों में नहीं ले सकते। प्रमुख को अब यकीन हो चुका था कि नसीरुद्दीन का ज्ञान अद्भुत है, लेकिन वह तीसरे सवाल को और भी कठिन बनाकर पूछने का फैसला करता है। आखिरी सवाल यह है, प्रमुख ने कहा, क्या वह चीज है जिसे हम सब चाहते हैं लेकिन हमें कभी पूरी तरह से नहीं मिलती? नसीरुद्दीन हुसैन ने थोड़ी देर सोचा और फिर जवाब दिया, यह सवाल भी मुझे पहले से समझ में आ चुका था। वह चीज है सच्चा प्यार। हम सब सच्चे प्यार को चाहते हैं, लेकिन उसे पाने का रास्ता बहुत कठिन होता है। लोग कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि सच्चा प्यार सिर्फ इश्क या आकर्षण में होता है। लेकिन असली सच्चा प्यार वह है जो बिना शर्त दिया जाता है, और उसे पाना जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है। प्रमुख अब पूरी तरह से हैरान था। उसने कहा, मुल्ला, तुम्हारा ज्ञान वाकई अद्भुत है। तुमने सभी सवालों का सही जवाब दिया है। मैं अब समझ गया हूं कि ज्ञान केवल किताबों से नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों से मिलता है। नसीरुद्दीन हुसैन हंसते हुए बोले, प्रमुख साहब, ज्ञान केवल सवालों के उत्तरों में नहीं छिपा होता, बल्कि यह हमारी समझ में है। हमें हर दिन जीवन के सवालों का सामना करना पड़ता है, और हमें उनका सही उत्तर ढूंढने के लिए खुले दिल और दिमाग से काम करना चाहिए।
प्रमुख नसीरुद्दीन की बातों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने न केवल उसे सम्मानित किया बल्कि उसने पूरी तरह से यह समझ लिया कि ज्ञान केवल शब्दों में नहीं बल्कि उसे जीने में होता है। यह कहानी न केवल नसीरुद्दीन हुसैन की समझ और ज्ञान की बात करती है बल्कि यह भी सिखाती है कि जीवन के कठिन सवालों का सही उत्तर दिल और दिमाग की सही स्थिति पर निर्भर करता है। कहानी 11। बहुत समय पहले की बात है। मुला नसीरुद्दीन एक छोटे से गांव में रहते थे। वह एक साधारण इंसान थे, लेकिन अपनी बेबाकी, हाजिर जवाबी और सूझबूझ के लिए प्रसिद्ध थे। गांव वाले अक्सर उनसे सलाह लेने आते थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि नसीरुद्दीन की समझदारी में कोई कमी नहीं थी। हालांकि नसीरुद्दीन की सलाह हमेशा सामान्य नहीं होती थी। कई बार वे अजीब तरीके से समस्याओं का समाधान देते थे, जो दूसरों को समझ में नहीं आता था, लेकिन अंततः उन समाधान से समस्या हल हो जाती थी। एक दिन गांव के एक अमीर व्यक्ति ने मुला से एक बड़ी समस्या के बारे में पूछा। अमीर व्यक्ति के पास बहुत सारी संपत्ति थी, लेकिन वह हमेशा दुखी रहता था। उसने नसीरुद्दीन से कहा, मुला, मैं बहुत पैसा और संपत्ति रखता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कभी खुश नहीं रह पाता। क्या तुम मुझे कोई उपाय बता सकते हो ताकि मैं सच्ची खुशी पा सकूं? मुला नसीरुद्दीन ने मुस्कराते हुए जवाब दिया, तुम्हें खुशी पाने के लिए एक विशेष वस्तु चाहिए जो तुम्हारे दुख को दूर कर दे। अमीर आदमी ने जिज्ञासु होकर पूछा, वह वस्तु क्या है? नसीरुद्दीन ने कहा, तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो दिल से गरीब हो और जिसकी जिंदगी सच्ची खुशी से भरी हो। अमीर आदमी को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन वह नसीरुद्दीन की बात मानने के लिए तैयार हो गया। नसीरुद्दीन ने उसे एक गांव के सबसे गरीब व्यक्ति का नाम बताया, जो बहुत ही खुशमिजाज और संतुष्ट रहता था। वह व्यक्ति इतना खुश था कि उसके पास जो कुछ भी था उससे ही खुश रहता था। अमीर आदमी ने यह सोचा कि यदि वह उस गरीब व्यक्ति की तरह खुश रह सके तो उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। वह गरीब व्यक्ति, जिसका नाम हसन था, बहुत ही साधारण और खुशमिजाज था। वह नसीरुद्दीन के कहे अनुसार अमीर आदमी के पास गया। अमीर आदमी ने हसन से पूछा, तुम इतने खुश क्यों रहते हो जबकि तुम्हारे पास कोई बड़ी संपत्ति नहीं है? हसन मुस्कराते हुए बोला, साहब, मुझे जो भी मिला है मैं उसी में खुश हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे पास आकर मुझे देखें और जानें कि खुशी का असली मतलब क्या है। अमीर आदमी ने सोचा कि हसन का जवाब दिलचस्प है, लेकिन फिर भी वह अपनी अमीरी और संपत्ति के बारे में सोचने लगा। वह हसन से बोला, मैं तुम्हारे जैसी खुशी चाहता हूँ, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आता कि कैसे तुम्हारे पास इतना कुछ नहीं है, फिर भी तुम खुश रहते हो। हसन ने मुस्कराते हुए कहा, आपकी खुशी उन चीजों से नहीं आती जो आपके पास हैं, बल्कि उन चीजों से आती है जिन्हें आप छोड़ सकते हैं। अगर आप अपनी इच्छाओं को सीमित कर लें और जो आपके पास है उसी में खुश रहना शुरू कर दें तो सच्ची खुशी मिल सकती है। अमीर आदमी को अब समझ में आने लगा। उसे एहसास हुआ कि खुश रहने के लिए ज्यादा संपत्ति की आवश्यकता नहीं है, बल्कि संतोष और कम इच्छाओं का होना जरूरी है। उसने हसन का धन्यवाद किया और नसीरुद्दीन से अपनी समस्याओं का समाधान पूछने के लिए लौट आया। नसीरुद्दीन ने मुस्कराते हुए कहा, तुम्हें सच्ची खुशी की ओर एक कदम और बढ़ना है। अब तुम्हें अपने दिल की सुननी होगी। धन और संपत्ति की भव्यता का कोई अंत नहीं है, लेकिन संतोष और खुशी का एकमात्र रास्ता है जो तुमने समझा है। यह कहानी नसीरुद्दीन की समझदारी और संतोष के महत्व को दर्शाती है। यह हमें यह सिखाती है कि खुशी बाहरी चीजों से नहीं आती, बल्कि हमारी मानसिकता और दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। कहानी 12। एक छोटे से गांव में मुला नसीरुद्दीन रहते थे।
वे एक बुद्धिमान व्यक्ति थे जिन्हें लोग अपनी समस्याओं का हल ढूंढने के लिए खोजते थे। नसीरुद्दीन के पास हमेशा कोई न कोई समाधान होता था और उनका हल न केवल मजेदार होता था बल्कि अक्सर सबको चुप कर देता था। वे गहरे दिमाग वाले थे लेकिन अपनी शरारतों और हास्यपूर्ण उपायों के लिए भी प्रसिद्ध थे। गांव के पास ही एक बड़ा व्यापारी रहता था। व्यापारी का नाम था रशीद। रशीद अपनी धनदौलत और व्यापारिक सफलता के कारण घमंड करता था। उसे लगता था कि वह सबसे बड़ा और सबसे समझदार व्यक्ति है। उसने अपनी सफलता के बारे में बहुत सी बातें लोगों को बताई थीं और हमेशा अपने व्यावसायिक निर्णयों पर गर्व करता था। रशीद ने कभी किसी को तुच्छ नहीं समझा, लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन उसे एक साधारण आदमी के रूप में ही देखते थे जो घमंड से अंधा हो चुका था। भाग 2 रशीद का मुल्ला से सामना। एक दिन रशीद गांव में आया और उसने मुल्ला नसीरुद्दीन को देखा। रशीद का रौब और घमंड उसकी शख्सियत में साफ झलकता था। उसने मुल्ला से कहा, मुल्ला, तुम जैसे साधारण आदमी मुझे नहीं समझ सकते। मैं व्यापार में माहिर हूं और तुम अपने छोटे से दिमाग से मेरी बराबरी नहीं कर सकते। मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्कराए और कहा, रशीद भाई, तुम्हारा घमंड मुझे समझ आता है, लेकिन तुम ठीक कहते हो, मैं तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे जैसे बड़े व्यापारी नहीं बन सकता, लेकिन क्या तुम जानते हो, मैं एक मजेदार खेल जानता हूं जो तुम्हारे घमंड को बहुत अच्छे से कम कर सकता है। रशीद ने हंसी उड़ाते हुए कहा, हाँ हाँ, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे घमंड से बाहर ला सकते हो? मैं तुमसे कहीं ज्यादा समझदार हूं। क्या तुम मुझे कोई खेल दिखाओगे? मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्कराए और बोले, हाँ बिल्कुल। तुम मेरी बात सुनो और मेरे साथ एक छोटा सा खेल खेलो। भाग 3 खेल की शुरुआत। मुल्ला नसीरुद्दीन ने रशीद से कहा, तुम मेरे पास आते हो और मुझे बताओ कि तुम कितना बड़ा व्यापारी हो। फिर मैं तुम्हें एक छोटा सा सवाल पूछूंगा। अगर तुम सही जवाब दे सको तो मैं तुम्हारी बुद्धिमानी का कायल हो जाऊंगा, लेकिन अगर तुम गलत जवाब देते हो तो तुम मुझे अपना घमंड दिखाने की बजाय मेरी बात सुनोगे। रशीद ने मुंह चिढ़ाते हुए कहा, ठीक है मुल्ला, मुझे कोई डर नहीं है। मैं तैयार हूं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुस्कराते हुए सवाल पूछा, अगर तुम एक जहाज पर हो और वह जहाज डूबने वाला हो तो तुम सबसे पहले क्या करोगे? रशीद ने तुरंत उत्तर दिया, मैं सबसे पहले जहाज के सामान को बचाऊंगा। मेरा व्यापार बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे धन की कोई भी हानि नहीं सहनी चाहिए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने हंसी के साथ कहा, तुमने सही जवाब नहीं दिया। तुम्हारा घमंड तुम्हारी सोच पर हावी हो गया है। अगर तुम सच में समझदार होते तो तुम सबसे पहले अपनी जान को बचाने की कोशिश करते। धन तो बाद में आ सकता है, लेकिन जिंदगी की कोई कीमत नहीं होती। रशीद का चेहरा शर्म से लाल हो गया, लेकिन उसने तुरंत अपने घमंड को संभालते हुए कहा, ठीक है, तुम सही कहते हो, लेकिन मेरी धुन तो बदलने वाली नहीं है। भाग 4 घमंडी व्यापारी का शिक्षा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने रशीद को और एक सवाल पूछा, अब बताओ, अगर तुम्हारे पास 100 सोने की मुद्राएं हों तो तुम क्या करोगे? रशीद ने गर्व से कहा, मैं उन्हें सुरक्षित रखने के लिए सबसे सुरक्षित जगह पर रखूंगा। मेरे पास जितनी ज्यादा संपत्ति होगी उतना ही मेरा सम्मान बढ़ेगा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने धीरे से मुस्कराते हुए कहा, क्या तुम्हारे पास एक औरत है जो तुम्हारी संपत्ति की रखवाली कर सके? रशीद को थोड़ा सा अचरज हुआ, लेकिन उसने कहा, नहीं, मेरी संपत्ति की देखभाल मैं खुद करता हूँ। मुल्ला ने नसीरुद्दीन ने अपने सवाल को थोड़ा और स्पष्ट किया, अगर तुम्हारे पास 100 सोने की मुद्राएं हों और तुम उसे अपनी पत्नी को दे दो तो वह तुम्हारी धनदौलत को संभालने में सक्षम होगी। लेकिन यदि तुम उसे अपनी संपत्ति से घमंड करो
तो वह उस घमंड को बहुत जल्द खो देगी। यही तुम्हारे घमंड के बारे में है रशीद भाई। तुम अपने घमंड से उबरा नहीं सकते। रशीद अब थोड़ा सोचने लगा। उसे महसूस हुआ कि वह सच्चाई से भाग रहा था। मुल्ला नसीरुद्दीन के सवालों और उनके हल ने उसे अपने घमंड को झलकने का मौका दिया। उसने सोचा कि अगर वह अपनी सोच में बदलाव लाए तो उसका जीवन और भी सरल और खुशहाल हो सकता है। भाग 5 शिक्षा का फल। रशीद ने मुल्ला से माफी मांगी और कहा, मुल्ला, तुम सच में समझदार हो। तुम्हारी बातों ने मुझे आत्ममंथन करने का अवसर दिया है। मैं जानता हूं कि मुझे अब अपने घमंड को छोड़कर विनम्रता की ओर बढ़ना होगा। मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्कराते हुए बोले, देखो रशीद, घमंड से तुम किसी का भला नहीं कर सकते, लेकिन विनम्रता से तुम सच्चे सम्मान के हकदार बन सकते हो। रशीद ने यह शिक्षा अपनी जिंदगी में लागू करने का निर्णय लिया। उसने अपना व्यापार और जीवन दोनों ही सरलता और विनम्रता से जीने का वचन लिया। वह मुल्ला नसीरुद्दीन का आभारी था, क्योंकि उन्होंने उसे सच्ची समझदारी दी थी। समाप्त। यह कहानी न केवल घमंड की कमजोरी को उजागर करती है, बल्कि विनम्रता और सही सोच के महत्व को भी समझाती है।